तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी D1 ही D1 में x की पावर 6 का कोएफिशिएंट, तो x की पावर 6 का अगर हम कोएफिशिएंट देखते तो वो क्या आएगा, n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये आएगा ना, बोलो उस एक्सपेंशन में। और एक और चीज, वहां पे x नहीं है, -2x है, तो -2x की पावर 6 आने वाला था, तो यहाँ पे -2 की पावर 6 भी रहेगा। और n कितना है, n है वहां पे -5/2। इसके एक्सपेंशन में जब तुम इसके कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो n की जगह पे -5/2 है, x की जगह पे -2x है, तो यहाँ पे -2x का -2x की पावर 6 आएगा, तो -2 की पावर 6 भी रहेगा कोएफिशिएंट में। अब n की जगह पे -5/2 पुट कर देंगे, सर वो प्लस हो गया ना सर, क्या n+1 n+2 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसी का एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी का एक्सपेंशन में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या आ रहा है, -5/2, x की जगह पे क्या आ रहा है, -2x, वो पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। यहाँ पे -5/2 -2 -5/2 -3 -5/2 -4 and -5/2 -5 अपॉन 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 into 2 की पावर 6। तो ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये आंसर है। अगर हम इसमें बात करते तो इसका कोएफिशिएंट ये रहता है n into up to n minus 5, ये x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल ये रहता है, ये उसका कोएफिशिएंट आ जाता। लेकिन चेंजेस क्या क्या है, वो n की जगह पे -5/2 है तो -5/2 पुट कर दिया, एंड x की जगह पे -2x है, तो यहाँ पे -2 की पावर 6 भी आएगा। D2 का फर्स्ट, सर फर्स्ट D2 के फर्स्ट में वो नीचे वाले को ऊपर लेके आ जाओ तो उसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर लेके आ गए तो ये पावर आ जाएगी, और इसमें हमें क्या चाहिए, x की पावर 12, तो x की पावर 12 है, तो जहाँ पे लिमिटेड सोर्स है पावर्स का उसके अकॉर्डिंग केसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे x की पावर 0 है, देखो 4 into x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 12 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, तो यहाँ से x की पावर 11 आना चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर x स्क्वायर, तो यहाँ से x की पावर 10। ये केसेस बनते हैं 3। तो पहली केस का आंसर देख लो, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 4 है, एंड यहाँ पे x की पावर 12 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये n है, ठीक है, तो 3 + 12 -1 C12 -1 की पावर 12, ये ध्यान रखना, ये 1 + x की पावर -n है, जिसमें n नेचुरल नंबर है, तो x की पावर r का कोएफिशिएंट ये होता है n + r -1 CR, ठीक है, तो -1 की पावर r करना मत भूलना। फिर अगला जो है x की पावर 1, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे है 2। फिर हमें यहाँ से x की पावर 11 चाहिए, इसका मतलब 3 + 11 -1 C11 एंड -1 की पावर 11, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 इंटू यहाँ से हमें क्या चाहिए, x की पावर 10, तो 3 + 10 -1 C10 एंड -1 की पावर 10, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यस सर। और ऐसे ही सेकंड में उसको ऊपर लेके चले जाओ, लेकिन इसमें देखो, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसमें जो x की पावर r का कोएफिशिएंट आएगा ये रहेगा, लेकिन जब सेकंड की बात करते हो तो उसमें 1 - x की पावर -2 हो जाएगा जब वो ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है इसके, 3 - 5x। अब इसमें जो जनरल टर्म आएगी वो कितनी,
2 प्लस आर माइनस 1 सी आर, क्योंकि n की जगह पे 2 है तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस बना के सॉल्व कर लो। ठीक है, D3 D4 पार्ट 2 का सेक्शन डी D1 D2 D3, हाँ D3 रहने दो, अभी D3 में वो आयोटा वाला कंसेप्ट है वो रहने दो। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद पार्ट 3 का सेक्शन डी D1 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 में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए ना, आसान था ये। उसमें पहले उसकी जनरल टर्म लिख लो, और वैसे भी वो फैक्टराइज हो ही जाएगा। जो हमें जीपी के सम के ऐसे थोड़ी करो, इसको ऐसे देखो ना, ये फैक्टराइज होके ये आ जाएगा। हाँ सर, वो फैक्टराइज वाला पता है, लेकिन जीपी से नहीं है। बस जीपी वगैरह मत लगा वहां पे। ठीक है, फिर उसके Yes, बाद वो अपॉन में कुछ आएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा पावर निगेटिव, लेकिन वहां पे हमें x पता नहीं ना, बहुत छोटा है, तो हम वो बाइनोमियल एक्सपेंशन निगेटिव इंडेक्स वाला नहीं यूज कर सकते। ठीक है, yes sir. हाँ मेरे ख्याल से तुम वो सोच रहे होंगे कि जीपी आएगा नीचे में 1 माइनस एक्स, वो ऊपर जाएगा निगेटिव Yes, इंडेक्स, तो बहुत सारी पावर्स आएगी। ऐसे नहीं, वो कब, जब x बहुत छोटा होता है तब। Okay sir. अभी तो ये हो जाएगा, इसमें केसेस बनाओ, अब सब मिल जाएगा। D2 D3 ये देखो, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स होते हैं, वो बाद में पता चला मेरे को, सही रहता है वो, जो हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे ना, मैंने हटा दिया था लेकिन वो सही था, वैसे ही करना होता है उसको। इसकी जनरल टर्म लिख के तो देख लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर में R1 √2 की पावर में R2, इसका मतलब ये आ जाएगा 2 की पावर में R2/2 एंड 3 की पावर में 5 की पावर में R3/2। तो अब हमें ये क्या चाहिए, रैशनल चाहिए, रैशनल चाहिए, इसका मतलब ये इनकी जो पावर से होल नंबर आनी चाहिए, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस, पहले तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, ये 6 होना चाहिए, उसमें से भी ये जो R2 है क्या आना चाहिए, 2 लैम्डा 1, 2 का मल्टीपल, एंड R3 भी जो है वो आना चाहिए 2 लैम्डा 2। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए ये, इसके अकॉर्डिंगली केसेस जब बनाने जाएंगे तो R1 इज इक्वल टू, या R2 प्लस R3 इधर ही रखो, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 6 माइनस R1 आ जाएगा। तो R1 की जगह पे 0, R1 R2 R3, R1 की जगह पे 0, तो R2 प्लस R3 6 आ रहा है, R2 प्लस R3 6 आ रहा है, तो केसेस क्या क्या बनेंगे, दोनों इवन है, ध्यान रखना, इनकी जगह पे वैल्यूज भी तुम पुट कर सकते हो। R1 की जगह पे 0 ले लिया तो R2 प्लस R3 आ जाएगा 6, तो केसेस जो बनते हैं 0 6 2 4 4 2। ठीक है, ये केसेस बनेंगे। फिर 6 उसके 0 बाद R1 की जगह पे 1 नहीं ले सकते, R1 की सर जगह पे 6 2 0 लेना पड़ेगा, तो 2 ले लेंगे। तो 2 लेने के बाद यहाँ पे सर R2 प्लस R3 कितना 4, तो एक और पॉसिबल या तो 0 4 हो जाए या 4 0 हो जाए, एक रह गया यहाँ पे 0 6 0, ये रह गई थी, या 0 4 हो जाए या 2 2 हो जाए। और बाद में R1 की जगह पे हमने ले लिया 4, R1 की जगह पे 4 ले लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 ये 2 ये 2 ये 0। ठीक है, एंड जब 6 ले लिया तो एक ही केस आती है 6 0 0, तो जितने केसेस आएंगे उतने रैशनल टर्म्स रहेंगे। तो लास्ट में कौन सी आ रही थी, 6 0 0।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रैशनल टर्म्स रहेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है ये? वो कल वाला क्वेश्चन भी था Yes, लेकिन sir. वो बहुत बड़ा था, उसमें मैंने पावर 30 ले ली थी तो बहुत सारे केसेस बनते हैं उसमें। आंसर उसमें भी आता, 2-3 लोगों ने आंसर दिया था, मे भी सही होगा। ऐसे किया था क्या आर्या उसमें, कौशल? यस सर। हाँ, तो रैशनल वाला होगा तो याद है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन सही था, हटाने की जरूरत नहीं थी उसको। तो उसमें इरेशनल भी आएंगे और उसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होगा। D4 ठीक है, D4 में x is very large as compared to y, x y के कंपेयर में बहुत बड़ा है। तो ये देने के पीछे रीजन था। अभी क्या करो, यहाँ से ऊपर नीचे से x कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा। ठीक है, अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस सर आपने x कॉमन लिया ना सर, आपने x कॉमन लिया ना? हाँ, मतलब ऊपर से x नीचे से x तो कैंसल आउट, ऊपर से x नीचे से कैंसल आउट। अब इसकी पावर में -1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू y देने का रीजन क्या था कि ये टर्म बहुत छोटी है, ये उनको कहना था वहां पे, ये टर्म बहुत ज्यादा छोटी है। तो इसमें हम जाएंगे कहां तक, बस इसके सेकेंड टर्म तक जाएंगे और आगे जाने की जरूरत, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा इसमें, ये 1 से छोटा है, पावर निगेटिव इंडेक्स है, तो वो निगेटिव इंडेक्स वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा आगे, तो आगे वाले को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, क्या x प्लस वाई को डायरेक्टली x लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इतना भी नहीं करना है। अब डायरेक्टली x लिख लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा पूरा फाइनल, नहीं। ठीक है, यस सर। ऐसे मत करो, क्योंकि वो बाद में इसके साथ मैच भी तो करवाना है हमें, जो गिवन है 1 + k × y² x², तो वो कब मैच करवा सकते हैं, बाइनोमियल की हेल्प से मैच करवा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ नेगेटिव इंडेक्स वाले से। फिर पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में पूरा हो चुका था, पार्ट 2 में कितने हो गए थे, 7 तक हो गए थे सर। 7 तक, उसके बाद 8 9 10 11 उसमें क्या है, A0 A2 A4 अप टू A38। ठीक, तो 11 में कितना आ रहा है, A0 + A1x प्लस ये है। ठीक, अब हमें वहां पे जो सम पूछा गया है वो किसका है, इवन पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट का, मतलब A0 + A2 इसका सम पूछा गया है। तो हमें पता है क्या करना है, x की जगह पे पहले 1
ध्यान रखना जब भी ये इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम या ऑड पावर के कोएफिशिएंट का सम पूछा है तो यही करना है। x की जगह पे 1 एंड -1, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये 4 की पावर में 20, ये a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a40, और बाद में x की जगह पे -1 वो पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2 की पावर में 40, ठीक है, -1 पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा a0 माइनस a1 प्लस a2 प्लस a40। फाइनली हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों को, तभी हमें इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम मिलेगा। यहाँ पे 20 आएगा 2 की पावर, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 अप टू a38 प्लस a40, तो आने वाला जो है वो क्या है, यहाँ पे ये 2 की पावर में 40 प्लस 2 की पावर में 20 अपॉन 2। लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये है, हमें सम जो पूछा गया है वो कहाँ तक का है, 38 तक का, 38 तक का सम पूछा गया तो हमें a40 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर में 40 प्लस 2 की पावर में 20 अपॉन 2 माइनस a40, तो ये सम पूछा गया था और a40 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मतलब इसमें क्या करना है, बेसिकली x की पावर 40 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, वो आ जाएगी 20 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, फिर यह आ जाएगा यहाँ पे 1 की पावर में r1, x की पावर में r2 एंड 2 की पावर में r3 एंड x की पावर में 2r3। अब ये जो x की पावर 40 तभी पॉसिबल हो पाएगा जब r1 0 आ जाए, r2 0 हो जाए, r3 1 हो जाए, r3 20 हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज फिर हमें x की पावर 40 कभी नहीं मिल पाएगा। तो यही एक पॉसिबिलिटी है। तो उसका जो कोएफिशिएंट आता है मतलब a40 वो किसके इक्वल, r1 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल इनटू ये 2 की पावर में 20, तो ये 40 जो आ रहा है ये तो 1 बन जाएगा, 2 की पावर 20 आ रहा है तो यहाँ पे पुट कर दो उसको 2 की पावर 20, तो हमें सम मिल जाएगा, ठीक है। ये निकालना जरूरी था क्योंकि सम पूछा गया है 38 तक का, तो ये 40 निकाल के फिर उसको इधर लेके आना था। फिर उसके बाद 12th में क्या हो गया, आसान था ना, एसएस, ट्वेल्थ में टी की पावर 24, ठीक है, टी की पावर में 24 चाहिए। तो केसेस क्या क्या, यहाँ से अगर हम t की पावर 0 ले रहे हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, तो t की पावर 24 पहले ले लेते हैं, वो कंसिडर करते हैं। वहां से अगर t की पावर 24 तो यहाँ से t की पावर 0, t की पावर 0, फिर उसके बाद यहाँ से अगर t की पावर 0 ले रहे और यहाँ से t की पावर 0 ले रहे तो यहाँ से t की पावर 24 लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी दो पावर्स अवेलेबल है, t की पावर 0 एंड t की पावर 12। फिर यहाँ से अगर t की पावर 0, यहाँ से t की पावर 12, तो यहाँ से t की पावर कितना 12। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है। तो हो गई कहानी खत्म। इसकी जनरल टर्म लिखो, कितने आ जाती है 12CR। समझ गया सर, वो मैंने तीसरा केस नहीं लिया था, हाँ, मैंने वो तीसरा केस छूट गया मिस। उसके बाद 13, 14, 14 14, तो 14 में जो है वो है 2 की पावर के NC 0 इंटू NC के, ठीक है।
वो सर वो NC R के 13 है इक्वल सर, होता है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रहता है, तो NC 0 NC K। वो 13 है सर। अच्छा, ये हो गया था। यस सर। 14 में n-1 CR, ठीक है। फिर उसके बाद k स्क्वायर -3 इंटू NCR+1, ठीक। तो अभी यहाँ पे हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को डिफाइन नहीं कर रहे, वो हम बाद में देखेंगे। जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स डिफाइन होते हैं क्या। इक्वेशन है ना एक तरीके से ये, तो इसमें पहले हम सॉल्व करेंगे एंड बाद में ओरिजिनल इसमें पुट करके देखेंगे कि डिफाइन हो रहा है या नहीं, ब्लॉक की तरह से। तो इसमें सॉल्व करने जाएंगे तो ये n-1 CR, ये k स्क्वायर -3, और यहाँ पे n बाहर r+1 बाहर, तो ये n-1 CR इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो ये यस कैंसल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद ये r+1 को इधर लेके आ जाओ, अपॉन n इज इक्वल टू कितना, k स्क्वायर -3। तो ये बताओ r कहां से कहां वैरी कर रहा है, यहाँ पे r कहां से कहां वैरी कर रहा है, सोच समझ के बताना। r कहां से कहां वैरी कर रहा है, बोलो। इसको देखो एंड इसको देखो, इन दोनों को देखते हुए बताओ r कहां से कहां वैरी कर रहा है। 0 से n-1, क्या n-1 तक। 0 से n-1 तक वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। 0 से n-1 तक वैरी कर रहा है r। तो 0 से n-1 तक वैरी कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 1। 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकती है। मींस ये k स्क्वायर -3, अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो ये k स्क्वायर -3 को लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए क्या, यस सर। है कि नहीं। यहाँ पे r हमने देखा इसके बीच में वैरी कर रहा है, 0 टू n-1 तक वैरी कर रहा है, देख लो 0 टू n-1 तक जा सकता है, ठीक। तो 0 टू n-1 तक जा रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, जब ये r कितना होगा, n-1 मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये कभी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इक्वल ही नहीं हो पाएंगे। तो k स्क्वायर -3 लेस देन और इक्वल टू 1, तो एक तरफ जब लेके आ जाओगे k स्क्वायर -4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो k बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 टू 2। एक और चीज ध्यान रखनी है हमें, ये तो चलो हमें मिल गया, मान लो सॉल्व करते गए तो ये मिल गया। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है वो कैसी है, साइन वाइज बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव। ये पॉजिटिव। पॉजिटिव, एनसीआर की वैल्यू पॉजिटिव आती है हमेशा, ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड का पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड की पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है क्वांटिटी, तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मींस यहाँ पे k Yes, sir. स्क्वायर -3, वैसे डायरेक्टली यहाँ से भी तुम लिख सकते थे, ये 0 से बड़ा रहेगा एंड 1 से छोटा रहेगा, और 0 के ऊपर क्लोज नहीं आ पाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, मिनिमम वैल्यू 1/n और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इसका मतलब ये k स्क्वायर -3 0 से बड़ा एंड लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ से भी बोल सकते थे डायरेक्टली, लेकिन चलो दूसरा पॉइंट इसमें बना दिया हमने, इधर पॉजिटिव क्वांटिटी इधर भी पॉजिटिव आनी चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो k बिलोंग्स टू आ जाता है -∞ टू -√3 यूनियन √3 टू 0, √3 टू इंफिनिटी। तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ये पूछा Sir? गया एक साल एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, भले ही एक्सरसाइज 2 में दे रखा है लेकिन किसी साल आया हुआ है ये। सर हाँ सर वो R0 से n-1 तक वेरी कर रहे हो, n-1 तक कैसे कंसीडर किया हम? क्योंकि ये डिफाइन होना चाहिए ना बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट।
जब यहाँ पे तो n-1 से बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते हम, क्योंकि ले लिया तो ये Yes, sir. बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइन नहीं हो पाएगा। Yes, sir. Clear. Thank you, sir. फिर उसके बाद 15, 16, पार्ट 3 में भी अपना पूरा हो ही चुका था लगभग। पार्ट 4, फर्स्ट मैच द कॉलम, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। किया है क्या ये? तुम लोग क्या हो क्या गया, तुम लोगों को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, रीजन क्या है नहीं सॉल्व करने के पीछे का? ज्यादा टफ है क्या ये? क्या रीजन है बताओ, एक एक करके बताओ यार, पता तो चले हमें क्या हो रहा है एक्चुअल में। तुम्हें देख रहा हो जब से ये शुरू हुआ है, सॉल्व करने वाले बहुत कम बच्चे तुम्हारे बैच में। क्या रीजन है बताओ, एक एक करके बताओ, सभी लोगों का रीजन आना चाहिए वहां पे चैट में। अच्छा, एमपीएससी की पढ़ाई करनी पड़ती है, ओके। कब से? 24 तारीख तक है ना, 24 तारीख को है। ठीक है, कोई नहीं, चलो तुम 2-3 लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम वो पढ़ाई करो पहले पूरी। बाकी के लोग रीजन दो जल्दी। या ज्यादा तेज चल रहा, मतलब स्पीड ज्यादा हो रही है क्या हम लोगों की पढ़ाने की? पहले बता देता हूँ, इस टॉपिक को जनरली कोटा में देखा जाए तो 6 से 7 लेक्चर दिए जाते हैं बस बाइनोमियल को, और अपन ने देख लो कितने लिए हैं। बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या बैच है यार तुम लोग, तुम भी ऐसे हो गए, मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे हो जाओगे। ठीक है, पार्ट 4 भूल गया, बाकी के बच्चे उन्होंने तो एक्सरसाइज क्यों भी नहीं लगाया। ठीक है, गाँव गया था भी यश तो। बाकी के बाकी के तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आप बस वहां पे लिखते जाओ, हम लिखते, वो भी पता नहीं लिखते होंगे कि नहीं लिखते होंगे। जबरदस्ती का हवा बना के रखा था तुम्हारे बैच का। बहुत बढ़िया था, चंद्रन को 4-5 बच्चे छोड़ दिए जाए तो बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है फिर कि तुम सही जा रहे हो। पार्ट 4 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग, पार्ट 4 रिमेनिंग। बाकी तो मतलब ये भी नहीं ले रहे हैं कोई, चैट में लिखे भी। बोल रहे बोलने दो, हमें जो करना है वो हम करेंगे, सुन भी रहे होंगे कि नहीं पता नहीं। ऐसे तो बच्चे पता नहीं यार, तुम्हारी जो बैच आई है ना, 2-4 बच्चे छोड़ दिए जाए तो फिर ऐसे ही वही वो कोरोना का इफेक्ट है, अब क्या कर सकते हैं। 10th तुम्हारा हुआ नहीं, फर्जी का स्कोर मिल गया तुम्हें 10th में, फर्जी के परसेंटेज बिना एग्जाम दिए, तो वो है, चल रही उसी के ऊपर तुम्हारी गाड़ी। अब मैं पीएनसी स्टार्ट करने का सोच रहा था, तुम लोग बाइनोमियल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने का मैं तो सोच रहा था, ये इनकी एनटीएससी इसकी वजह से रुका हुआ हूं मैं, वरना तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने का सोच रहा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे इनको, मैथ्स का पेपर टफ बन रहा है तो कुछ अच्छे क्वेश्चन देंगे और, लेकिन इधर तो ये एक्सरसाइज 2 ही नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 भी की होगी कि नहीं पता नहीं, कहाँ से टफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाए। यही तुम लोग पहले कंप्लीट करो, मेंस को पहले टारगेट करो तुम लोग, ठीक है? बाकी जिनके लिए करना है वो मैं देख लूंगा।
24 तारीख तक की बस मैं देखूंगा, उसके बाद फिर तुम लोगों को दूंगा मैं, जो 4-5 लोग जिनकी है ना एनटीएससी, उसके बाद तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा, ध्यान रखना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, क्योंकि जो करने वाले होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। आप जबरदस्ती मैं यहाँ पे दे दूंगा तो फिर मतलब नहीं ना कोई सवाल, अगर तुम्हें करना ही नहीं है तो जो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं उसको हम क्यों जाया करें यहाँ पे, हम तो जितने लगाने होंगे उतने लगाएंगे, और जो करने वाले बच्चे होंगे उन्हीं के ऊपर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाएंगे। तो ध्यान रखना आर्या, अभी 24 तक तो तुम पढ़ लो एनटीएससी का, आर्या, कौशल, तनिषा, उसके बाद तुम्हें मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी के बच्चे अब डिपेंड करेगा तुम कितना क्या कर रहे हो उसके ऊपर, तुम कितना सीरियस हो, उसी के बाद तुम्हें मिलेंगे, वरना तुम मॉड्यूल तक ही सीमित रहोगे, मॉड्यूल डीपीपी। तो आज नया टॉपिक शुरू करने वाले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो डाल दो हेडिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि आगे जाके 12th में टॉपिक पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी, तो उसमें इसके सारे कंसेप्ट यूज होंगे। ऐसे प्रोबेबिलिटी के खुद के भी कुछ कंसेप्ट है, लेकिन पीएनसी के भी सारे कंसेप्ट वहां पे मिक्स करके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से सुन ले। इसमें सुनने का बस काम है, इमेजिन करना, सुनना, आंसर एक लाइन का होता है। अभी ये बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी टॉपिक्स हमने देखे हैं, आंसर्स कभी कभी बहुत लेंथी हो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आंसर बस रहेगा 1 से 2 लाइन का, बस समझना होगा केसेस क्या क्या बनते हैं, उसको इमेजिन करना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश अगर तुम लोगों की अच्छी है तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो बस कान खुले रखना इस टॉपिक के लिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी, तो शॉर्ट में लिखते हैं पी फॉर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सी, पी एंड सी। बेसिकली ये टॉपिक का मेन पर्पस है कि जो हमारी काउंटिंग होती है उसको इजी करना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रीजन क्या है, ये टॉपिक इसलिए है काउंटिंग को इजी करना। वो तुम्हें पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। अगर इसको हम काउंट करने जाते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, लेकिन पीएनसी से वो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो यही इस टॉपिक का मेन पर्पस है। इसका एप्लीकेशन वगैरह बस प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं नहीं आएगा, बाकी के जो टॉपिक्स रहेंगे काउंटिंग को इजी करने के लिए ये टॉपिक है। तो इसमें कुछ बेसिक लॉज होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे की सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल तो लिख लो इसके बारे में, और इसको हम एंड रूल भी कह सकते हैं, एंड रूल, ठीक है। वहां पे बीच में एंड वर्ड यूज हो रहा होगा, इसकी वजह से एंड रूल भी इसको हम कह सकते हैं। तो लिखो इफ वर्क ए, if work A, capital A, सर if work A is done by, work A is done by m ways, work A is done by m ways, and work B is done by n ways, work B is done by n ways, work B is done by n ways,
if work A is done by m ways, मतलब m number of ways से ये work A complete हो रहा होगा, and work B is done by n ways, and work C is completed, and work C is completed, work C is completed only when A and B are completed, मतलब वर्क सी तभी कंप्लीट माना जाएगा जब ए एंड बी कंप्लीट होंगे, एंड वर्क सी इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन वर्क ए एंड वर्क बी, तो वर्क ए एंड वर्क बी के बीच में जो एंड आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो, वर्क ए एंड वर्क बी आर कंप्लीटेड, work A and work B are completed, then number of ways to complete work C, रहेंगे m into n। अगर वर्क ए कंप्लीट हो रहा है n नंबर ऑफ वेज से, वर्क बी कंप्लीट हो रहा है n नंबर ऑफ वेज से, एंड वर्क सी तभी कंप्लीट माना जाएगा जब ए भी कंप्लीट हो रहा होगा एंड बी भी कंप्लीट हो रहा होगा, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट वर्क सी कितने रहेंगे, n क्रॉस n रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है इसकी वजह से इसको मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं, या तो वर्क ए एंड वर्क बी, वहां पे जो एंड आ रहा है उसकी वजह से एंड रूल भी कहते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो हमें जाना है A to C वाया B, हमें जाना है A to C वाया B, एग्जांपल में लिख लो इसको, और A to B पहुंचने के तरीके हैं 3, A to B पहुंचने के 3 तरीके हैं, एंड B to C पहुंचने के 4 तरीके हैं। तो ये बताओ A to C हम कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। तो इसमें देख लेना, A to C पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, A to B पहुंचने का एक काम माना जाएगा, A to B पहुंचना ये वर्क एक होगा, एंड B to C पहुंचना ये दूसरा काम होगा, तभी तो फाइनली हम जाके A to C पहुंच पाएंगे। मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तभी तो A to C पहुंच पाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे A to C पहुंचने के, A to B पहुंचने के 3 तरीके, B to C पहुंचने के 4 तरीके। जब ये दोनों कंप्लीट हो रहे होंगे तभी हम A to C पहुंच पाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 12 मल्टीप्लिकेशन रूल से बहुत इजीली आ जाएगा। वरना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम इस रास्ते से आए, इस रास्ते से A to B पहुंचे एंड B to C इस रास्ते से पहुंचे, तो ये एक तरीका हो गया A to C पहुंचने का, A to B इस रास्ते से, B to C इस रास्ते से। ऐसा भी हो सकता है कि कोई A to B इस रास्ते से पहुंचे एंड B to C इस रास्ते से पहुंचे, तो ये दूसरा तरीका आ गया। ऐसा भी कोई कर सकता है कि A to B इस रास्ते से पहुंचे एंड B to C इस रास्ते से, तो ये तीसरा तरीका हो गया A to C पहुंचने का। तो इस तरीके से हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो वो लेंदी है बहुत। तो हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, हमें A to C जाना है, A to C जाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, पहले A to B आना पड़ रहा है एंड देन B to C जाना पड़ रहा है। मतलब ये दोनों काम होने चाहिए। A to B कितने तरीके से पहुंच सकते, 3, B to C कितने तरीके से पहुंच सकते, 4। तो A to C पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ तरीके 3 into 4 12। लिख लो इसको। तो क्लियर है मल्टीप्लिकेशन रूल। और हाँ, तुम्हारे बैच में से कोई J2 में जाना चाहता है तो बता दो अभी, अगर ये तेज हो रहा है तो डाल देंगे वहां पे। फिर ऐसे जबरदस्ती बैठे मत रहो, समझ में नहीं आ रहा होगा तो वहां पे धीरे धीरे चलेगी चीजें, एकदम आराम से प्यार से।
तो बता दो, ठीक है, कोई नहीं, भेज देंगे वहां पे, प्यार से चलेगा वहां पे, आराम से एकदम धीरे धीरे, तो पढ़ते रहना। वहां पे एक दो टॉपिक पीछे भी है, बाइनोमियल 8.2 नहीं हुआ है वहां पे, तो वो टॉपिक भी फिर से पढ़ने को मिल जाएंगे। बोल दो। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, दो उसमें एक इसमें करने हैं, तो किसी एक में ही तीनों सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है एडिशन रूल। एडिशन रूल, एडिशन रूल, और इसी को कहते हैं और रूल, इसी को कहते हैं और रूल। तो इसमें बस वहां पे जहां हमने वर्क ए एंड वर्क बी कंप्लीटेड लिखा था ना, वहां पे और कर लो, पूरी लैंग्वेज सेम है। वर्क ए इज डन बाय m number of ways, work b is done by n number of ways, एंड वर्क सी तभी कंप्लीट हो रहा है जब आइदर वर्क ए और वर्क बी, ये ऐड कर लेना वहां पे, आइदर वर्क ए और वर्क बी इज कंप्लीटेड, देन नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट वर्क सी। कंप्लीट वर्क सी, ये रहेंगे m प्लस n, ठीक है। क्या ऐड करना है, क्या बोला है मैंने, जो मल्टीप्लिकेशन रूल में लिखा था ना, पूरा एज इट इज आएगा, बस वहां पे वर्क सी इज कंप्लीटेड वाली लाइन में क्या करना है, वर्क सी इज कंप्लीटेड आइदर वर्क ए इज कंप्लीटेड और वर्क बी इज कंप्लीटेड, वो ऐड कर लेना, बस वो चेंज कर लेना है, आइदर वर्क ए इज कंप्लीटेड और वर्क बी इज कंप्लीटेड। तो नंबर ऑफ वेज ये आ जाएंगे m प्लस n। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अब इसमें काउंटिंग वगैरह तो हमें नहीं करनी, हमें एंड रूल है और रूल से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो ए टू बी पहुंच रहे हैं हम दो तरीके से, ठीक है। ये एरो उधर की तरफ देने का मतलब वापस नहीं आ सकते, उधर ही जा सकते, वन वे है। फिर उसके बाद बी टू सी जा रहे हैं तीन तरीके से, ठीक है। फिर सी टू डी आ रहे दो तरीके से, ए टू बी दो तरीके से, एंड ए टू डी तीन तरीके से। इस तरीके की डायग्राम है ये, ठीक है। ए टू बी दो, बी टू सी दो, सी टू डी दो, बी टू डी दो तरीके से, ए टू डी दो तरीके से। देन फाइंड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी पहुंचने के नंबर ऑफ तरीके बताओ।
ए टू डी पहुंचने के नंबर ऑफ तरीके बताओ। अब थोड़ा सोच समझ के बताओ, 12 लिख रहा है। अरे सही है आर्या, सही है यश। मतलब दोनों रूल्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ध्यान रखना। हैंड रूल का भी एंड एडिशन रूल का भी कॉम्बिनेशन है, वहां से इसका आंसर आने वाला है। ए टू डी पहुंचना है तो कैसे कैसे जा सकते हैं वो देखो। एक तो डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो किसी के वाया भी जा सकते हैं। नहीं तनिषा, 14 तो नहीं, गलत है। सही है कौशल। नहीं अनुष्का, 7 नहीं। आशीष 19 सही है। मल्लार गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अंशु, ओम, यहाँ पे देखो ए टू डी कैसे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली ए टू डी भी पहुंच सकता है, डायरेक्टली ए टू डी भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो हमें वर्क कंप्लीट करना है वो हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि वाया भी पहुंच जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो इसके थ्रू भी तो हमें ए टू डी पहुंचने वाला काम कंप्लीट हो रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ए टू बी वाया बी एंड सी, ऐसे भी तो जा सकता है कि नहीं। मतलब ए टू डी पहुंचने के लिए हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं, या तो वाया बी जा सकते हैं, या वाया बी सी जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, आइदर दिस और दिस। मतलब एडिशन रूल से इन तीनों का सम आ जाएगा, है कि नहीं। आइदर दिस हो जाए डायरेक्टली, या वाया बी, या वाया बी सी। तो ए टू डी पहुंचने के तरीके 3। अब ए टू डी पहुंचना है हमें वाया बी, तो पहले ए टू बी जाना पड़ेगा 2 तरीके से, देन बी टू डी आना पड़ेगा 2 तरीके से। तो ए टू डी पहुंच रहे वाया बी, तो कितने तरीके से, 2x2 प्लस। अब वाया बी एंड सी आना है, तो ए टू बी पहुंचने के 2, बी टू सी 3 एंड सी टू डी। तो ये तीनों वर्क कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके हम ए टू डी आएंगे वाया बी सी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2। तो फाइनली जो आंसर आएगा 19। क्लियर। तो ये ध्यान Yes, sir. रखना, दोनों रूल्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। एक तो डायरेक्टली जा सकते हैं, या वाया बी जा सकते हैं। ऐसे भी तो हम डी तक पहुंच रहे हैं ऐसे, या ऐसे जा सकते हैं। तो ऐसे भी तो ऐसे डी तक पहुंच रहे हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। मतलब ये वर्क कितने तरीके से कंप्लीट होगा, ये कितने तरीके से कंप्लीट होगा, ये कितने से कंप्लीट होगा, उन सबका एडिशन। क्योंकि हमें ए टू डी पहुंचना, आइदर ये हो जाए ये या ये, ठीक। अब उसके बाद ए टू डी डायरेक्टली 3 तरीके से। ए टू डी जाना है वाया बी, मतलब ए टू बी पहुंचना पड़ेगा, बी टू डी मीन्स ए टू बी वाला काम भी होना चाहिए एंड बी टू डी वाला भी होना चाहिए, तब जाके ए टू डी वाया बी आएंगे। तो 2x2 तरीके, मतलब ये कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, वाया बी 4, ऐसे वाया सी कितने, वाया बी सी कितने तरीके से, 12। तो इन सबका सब क्लियर है क्या ये। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. समझो बस, सुनो अच्छे से, क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यही 2 बेसिक रूल्स है, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। देखो नेक्स्ट, there is a room, yeah, there is a hall having 5 doors. There is a hall having 5 doors
there is a hall having 5 doors, then find the number of ways, by which person can enter the room, and exit the room, find the number of ways by which person can enter the room and exit the room such that first part में no restriction, first part में no restriction, and second part में person cannot use same door to enter the room and exit the room. मतलब एंटर करने के लिए एंड एग्जिट करने के लिए वो सेम दरवाजा यूज नहीं कर सकता है. तो बताओ. पहले का आंसर सही है. अबे 100 तरीके कैसे हो गए दूसरे के हुए. कौन सा ऐसा कैलकुलेशन लगा रहा है तू कौशल. पहले में देखो क्या करना है. रूम के अंदर में इंटर करना है, हॉल के अंदर में, एंड बाहर भी आना है. ठीक है. तो इंटर करने के तरीके 25 पांच तरीके से जा सकता है ना. 5 दरवाजे, तो या तो इधर से जा, इधर से या इधर से. इंटर करने के तरीके 5 एंड एग्जिट करने के तरीके 5. मतलब इंटर करना एंड एग्जिट करना कितने तरीके से कंप्लीट होगा. 5 into 5. क्योंकि एग्जिट करने का एक तरीका एग्जिट भी करना है और एंटर भी करना है, दोनों काम होने चाहिए. तो 5 into 5 25. लेकिन सेकंड का आंसर, सेकंड में रेस्ट्रिक्शन ये है कि अंदर तो जा रहा है, अंदर जाने के लिए 5 तरीके हैं, लेकिन बाहर आने के लिए कितने बचेंगे. 4. मान लो अंदर वो इस दरवाजे से जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी है. अंदर इस दरवाजे से जा रहा है तो इससे बाहर नहीं आ सकता है, तो बाहर आने के लिए उसके पास 4 ही पॉसिबिलिटीज. इसका मतलब अंदर जाने के अगर तरीके 5 है तो बाहर आने के तरीके 4 ही होंगे, क्योंकि जिस दरवाजे से वो अंदर जा रहा होगा उससे बाहर नहीं आ सकता है. तो बाहर आने के 4, अंदर जाने के 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 20. तो 20 तरीके से ये रूम के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, अगर वो सेम दरवाजा यूज नहीं करना चाहता है तो. ठीक है, क्लियर है ये. यस. ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं. अभी तो यहाँ पे एक ही हॉल था, अब ऐसा है. ये दरवाजा है. ठीक है, अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम में ही समझ लेना. ये दरवाजा है.
और यहाँ पे मान लो मैथ्स की बुक्स रखी हुई है उसकी, ठीक है। क्या करना है, उसको अंदर जाना है ये 3 हर्डल्स पार करते हुए, एंड बाहर भी आना है, बाहर भी आना है मैथ्स की बुक लेके, और यहाँ पे बैठ के उसको पढ़ना है। तो क्या वो अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, वो भी तुम लोगों की तरह ही है, वो मैथ्स की बुक कौन पढ़े उसको, हम तो यहीं पे रहेंगे, हम कुछ और करेंगे, अंदर जाएंगे ही नहीं, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना आयुष? नो सर। मैथ्स की बुक है, वहां पे कौन जाए इतना, वो काम करे 4 दरवाजे फिर 3 तो, फिर वो उठाए वापस आए, उससे बढ़िया एक जगह बैठे ना रहे हम लोग, ठीक है। तो उसको अंदर जाना है एंड बुक लेके बाहर आना है, सच दैट ही कैन नॉट यूज सेम डोर। तो नंबर ऑफ वेज बताओ। ही कैन नॉट, बस इसमें ये तो समझ में आ गई होगी डायग्राम। उसको क्या करना है, अंदर जाना है और बुक्स लेके बाहर आना है, सच दैट ही कैन नॉट यूज सेम डोर। तो नंबर ऑफ तरीके बताओ। इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लो। इन हाउ मेनी वेज पर्सन कैन एंटर द रूम and exit the room by taking maths book, such that he cannot use same door, such that he cannot use same door। लड़की है तो she cannot use same door। जल्दी से बताओ। तो जिसका आंसर सही आएगा इसका मतलब उसी को बस पढ़ना है मैथ्स, बाकी तो फिर ऐसे ही मजे कर रहे हैं। ठीक है, 144 आ रहा है क्या? 4 3 2 आ रहा होगा शायद ये 24 और ये वो, इनको नहीं, ओम देवरे को तो नहीं पढ़ना है ऐसा लग रहा है मेरे को, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा बेटा। नहीं वो जस्ट तेरे को भी नहीं पढ़ना, तेरा भी गलत है, अंदर जाके बाहर आना है बेटा, ठीक है। ये नहीं कि इधर ही जाके तो खड़ा रहेगा और बोलेगा कि मैथ्स की बुक लेने जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, बाहर आना पड़ेगा। क्या दिखाएगा बाहर फिर तू? गलत है। अब देखो आंसर क्या है, पहले तो इसको पार करना पड़ेगा, ये दरवाजे है ना, इसमें से उसको अंदर जाना पड़ेगा, इस रूम में एंटर करना पड़ेगा पहले, फिर इस रूम से इस रूम में जाना पड़ेगा, और इस रूम से इस रूम में आना पड़ेगा, वहां पे तो मैथ्स की बुक्स है कि नहीं? तो पहले तो इस रूम में आने के लिए मान लो इसको रूम नंबर 1 बोल देते हैं हम, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एंड देन रूम नंबर 3। तो पहले रूम नंबर 3 तक पहुंचना पड़ेगा, तो रूम 1 में एंटर करना पड़ेगा 4 तरीके से, फिर उसके बाद रूम सर अब सही है क्या? पड़ेगा कितने तरीके से? 3 तरीके से, 3 तरीके से ही जा सकते हैं ना। मतलब हमें रूम 3 तक पहुंचना है तो रूम 1 में एंटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रूम 2 में भी एंटर करना पड़ेगा, ये दोनों काम होने चाहिए, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एंड फिर उसके बाद रूम 3 में जाना है तो इसको भी हमें पार करना पड़ेगा, कितने तरीके से? 2। तो ये तो हो गया क्या, रूम 3 तक पहुंचने के तरीके। अब उसके बाद बाहर भी आना होगा, बाहर भी आना है, ठीक। अब बाहर आने के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, ही कैनॉट यूज सेम डोर। तो ये बताओ, रूम 2 से रूम 3 तक जाने के तरीके हैं 2, लेकिन वापस आने से रूम 3 से रूम 2 वापस आने के तरीके कितने होंगे? 1। और बीच में मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा रहा हूं मैं? अंदर जाके बाहर आना है, तो दोनों काम होने चाहिए। ये तो अंदर जाने के तरीके, बाहर आने के लिख रहे हैं, तो रूम 3 से रूम 2 एक तरीके से आ सकता है। ये बताओ रूम 2 से रूम 1 कितने तरीके से? 2, दो। क्योंकि 3 दरवाजे हैं जाने के लिए, लेकिन वापस आने के लिए 2 रहेंगे।
क्योंकि सेम दरवाजा वो यूज नहीं कर सकता है। एंड ऐसे ही रूम 1 तक पहुंच गया, रूम 1 से बाहर आने के लिए, स्टडी रूम तक आने के लिए कितने हैं, 3 तरीके। तो इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना है 24 इंटू 9, 24 इंटू 6, तो ये कितना आ जाता है 144। तो जिनका 144 है वही बस पढ़ रहे जाते हैं, बाकी की तो सर मैंने बाद में डाला था। क्या बाद में डाला था, पहले 21 कर रहा तू तो ऐड करते जा रहा है। 30 आया किसी का, किसी ने तो क्या क्या लिखा 41 इंटू 9, 24 इंटू 19, 18, 20, 6 इंटू 4, क्या आंसर्स लिखे हैं। तो 576 भी आया एक का दो। मतलब पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, चलो अभी शेयर करा के लाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, अब उसका आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग सही देंगे क्योंकि घूमना तो पसंद होगा ही सभी लोगों को। तो लिखो, देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर there are 5 buses from Nasik to Mumbai। ठीक है, there are 5 buses from Nasik to Mumbai and 4 buses from Mumbai to Goa। 4 buses from Mumbai to Goa। there are 5 buses from Nasik to Mumbai and there are 5, कितना बोल रहा था मैं, ये 5 बोला है ना, नासिक टू मुंबई 5 एंड मुंबई टू गोवा 4, मुंबई टू गोवा 4। then find the number of ways, find the number of ways by which person can plan round trip, person can plan round trip, person can plan round trip from Nasik to Goa via Mumbai, from Nasik to Goa via Mumbai, such that he cannot use same bus during the journey, such that he cannot use same bus during the journey। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन, there are 5 buses from Nasik to Mumbai, 4 buses from Mumbai to Goa, then find the number of ways such that person can plan round trip from Nasik to Goa such via Mumbai such that he cannot use same bus during the journey। ये देखो सब आंसर सही आ रहे, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, मैथ्स पढ़ना नहीं है और इधर सारे आंसर घूमने का बोला जाए तो सारे आंसर सही आ रहे, सब एक का भी गलत नहीं है, सब सही है। देखो देखो सब सब सही है, मल्ला तन्मय पहले पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे थे। भाई प्लान तो चलो मैंने ऑफर किया, मैंने वो भी तो बोला है मैथ्स की बुक पढ़ लो, वो क्यों नहीं पढ़ रहे फिर, उसमें तो आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे, और जब राउंड ट्रिप की बात हो रही तो धन 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 सारे आंसर सही। ठीक है, सही है सभी लोगों का, 240 जिनका भी आ रहा है सबका सही है। कितने लोगों का आ रहा है, सभी लोगों का आ गया लगभग। अब जो 4-5 लोग होंगे उनको मतलब क्या ट्रैवलिंग भी पसंद नहीं होगी, घूमना। चलो यहाँ पे पहले नासिक टू मुंबई जाना है, कितने तरीके से जा सकते हैं, 5, क्योंकि 5 बसेस है तो 5 तरीके होंगे ऑब्वियसली। फिर मुंबई टू गोवा 4 बसेस है तो 4 तरीके से। ठीक है, अब राउंड ट्रिप है,
तो पहले गोवा तक पहुंचे, फिर गोवा से वापस मुंबई आना पड़ेगा, एंड देन मुंबई से नासिक। अब यहाँ पे बोला गया है ही कैन नॉट यूज सेम बस ड्यूरिंग द जर्नी। तो मुंबई से गोवा जाने के लिए जो बस उसने यूज की होगी, वापस आते वक्त तो वो बस यूज नहीं कर सकता है। तो आते वक्त कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी? 3, ठीक है। एंड मुंबई से नासिक आने के लिए 4, तो ये कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 240, ठीक है। शर्म आ रही है कि तुम लोगों को, है नहीं? शर्म काहे की सर, घूम के तो आ गए गोवा। हम प्लान कर रहे कभी कहाँ घूमने गए, प्लानिंग तो की थी। ना नहीं है इन लोगों को, घूमने के ज्यादा तरीके होते हैं सर। अच्छा पढ़ाई के वो कौन से अगला तो समझ में आ गया, एंड रूल और रूल। किसी को कोई यस डाउट सर। उसमें? चलो इससे तो नहीं समझ में आया होगा, इस एग्जांपल से आ गया क्या? ये तो चलो मत करो तुम, क्योंकि करने भी नहीं वाले हो मुझे लग रहा है। क्या करने वाले हो? यस सर। एक की बस आवाज आई है, मतलब एक करेगा, बाकी तो बस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलो। बहुत जोश भरा हुआ है तुम लोगों में, ऐसा लग भी रहा है तुम्हारी आवाज से। अभी एज कितनी है तुम लोगों की? 16। तो अभी इतने मरियल जैसे हाल है तुम लोगों के, आवाज ही नहीं निकल। 15 ही है, ठीक है। तो आवाज भी देखो यस, ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया है, कितने सदियों से खाना नहीं खाया तूने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो मल्टीप्लिकेशन रूल एंड ये और रूल के लिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे। आगे अब इसी के एप्लीकेशन से, ये तो हो गया प्लान जर्नी वगैरह के लिए यूज हो गया। अब नंबर्स फॉर्म करने के लिए भी हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। नंबर्स फॉर्म करने के लिए भी एंड रूल एंड और रूल की हेल्प हम ले सकते हैं। वो किस तरीके से, वो क्वेश्चन से समझते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द number of find the number of 4-digit numbers. Find the number of 4-digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4. By using the digits 1, 2, 3, 4 such that फर्स्ट पार्ट में repetition is not allowed, and second part में repetition is allowed, वो समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4 such that first part में repetition is not allowed and second में repetition is allowed। तो ध्यान से देखो, ये जो मेथड अभी मैं बताने वाला हूँ इसको हम बॉक्स मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लो 4 डिजिट के लिए 4 बॉक्स है या 4 प्लेसेस है, ठीक है। 4 डिजिट के लिए 4 प्लेसेस या बॉक्स बना देंगे तो बॉक्स हो जाएंगे, 4 पोजीशन से 4 डिजिट्स की, ठीक। और हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ये 4 ही डिजिट्स प्रेजेंट है और इनके हेल्प से हमें ये 4 डिजिट का नंबर बनाना, ठीक। पहले पार्ट में बोला गया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ये बताओ इस पहली पोजीशन को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? यहाँ पे क्या क्या डिजिट आ सकता है? 1, 2, 3, 4, इन 4 में से कोई एक डिजिट आएगा वहां पे, है ना।
मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मीन्स पहली प्लेस को क्या हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। हमारे पास 4 डिजिट्स है, इन्हीं की हेल्प से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इस पहली पोजीशन को हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं। वहां पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो 4 तरीके से फील कर सकते हैं। तो पहली पोजीशन का काम हो गया, इसको हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं। अब दूसरे पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो ये बताओ यहाँ पे जो डिजिट आ रहा होगा क्या वो यहाँ पे आ सकता है क्या? नो सर। नो यहाँ सर। पे जो डिजिट हम देने वाले हैं वो तो यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और मान लो यहाँ पे 1 फिक्स हो जा रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, वो 1 यहाँ पे आ रहा है। तो 1 यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? 2 3 4 में से कोई एक आएगा। मतलब इसको फील करने के तरीके कितने बचे? 3, है कि नहीं? ये क्लियर है क्या? 3 तरीके इसको फील करने के। Yes, sir. सेकंड पोजीशन को, पहली पोजीशन Yes, को sir. फील करने के तरीके 4, क्योंकि या तो वहां पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो 4 पॉसिबिलिटी है। तो इसको फील करने के तरीके 4। तो यहाँ पे जाके एक नंबर अब फिक्स हो जाएगा, एक नंबर यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा। बाकी बचे 3 पोजीशंस, और कितने डिजिट्स बचे होंगे? एक डिजिट यहाँ पे चला गया, तो बचे इनमें से 3। तो इसको फील करने के तरीके 3, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर ऐसे ही जब इसको फील करने के तरीके देखते हैं, कितने? 2। 2। एंड इसको फील करने के तरीके 1। ये क्लियर है क्या? बताओ। यस सर। पॉसिबिलिटी sir. दे, काउंटिंग करने जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। हम एंड रूल की हेल्प से और रूल की हेल्प से इसको देखना चाहते हैं। तो इस पहली पोजीशन को हमें फील करना है, तो इसको फील करने के लिए हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो इसको हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पे जाके एक डिजिट फिक्स हो जा रहा होगा, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब इस सेकेंड पोजीशन को फील करने के लिए 3 ही पॉसिबिलिटीज बचती है। तो इसको हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं। तो अब ये 2 पोजीशन पे 2 डिजिट जाके फिक्स हो जाएंगे। अब बचे 2 डिजिट्स, रिपीटिशन अलाउड नहीं थी, तो इसका मतलब इसको हम 2 ही तरीके से फील कर सकते हैं, और इसको एक तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? सॉरी, टोटल नंबर्स कितने आएंगे? टोटल नंबर्स 24। इनका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 4 प्लेसेस फील होने चाहिए ना। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24। और सेकेंड की जब हम बात करते हैं, सेकेंड में रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है मींस पहली पोजीशन को हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है वो यहाँ पे भी आ ही सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। तो इसका मतलब इसको भी हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4। इसको भी कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4। रिपीटिशन अलाउड है इस वजह से, एंड इसको भी 4 तरीके से। तो यहाँ पे टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की 256। पावर 4, दैट इज 256। क्लियर? या इसमें कोई डाउट है? पूछ लो, डाउट है तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हाँ, जब भी तुम सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो अपने लैंग्वेज में उसके पीछे का रीजन क्या था वो लिखते जाना, क्योंकि रीजन तो अब मैं थोड़ी लिखवाऊंगा कि ऐसा लिखो, यहाँ पे वैसा लिखो। तुम्हें अपने खुद के लैंग्वेज में वहां पे लिखना पड़ेगा रीजन क्या था। ठीक है? यस क्योंकि सर। ये देखो लाइन आंसर एक ही लाइन में आ जाता है, कुछ नहीं है। प्लेसेस कितने तरीके से? इसको 4 तरीके से। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं थी, तो इसका मतलब यहाँ पे जाके जो डिजिट फिक्स हो जा रहा होगा वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। तो 3 तरीके से इसको फील कर सकते हैं। 2 डिजिट्स इन 2 पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे। अब बचे फिर 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे इसको 2 तरीके से फील कर सकते हो, इसको एक, ये हो जाएगा। ठीक है? और ऐसे ही रिपीटिशन अगर अलाउड है
तो यहाँ पे जो डिजिट आ रहा होगा वो यहाँ पे भी आ सकता है, इन दोनों पोजीशन पे जो आ रहा होगा वो यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसमें पहली पोजीशन को हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं, ये 4 पॉसिबिलिटीज है उसके लिए, 1 2 3 4 4 तरीके से फील कर सकते हैं, 4 से नहीं, ये तरीके हैं, 4 तरीके से फील कर सकते हैं। इसको भी 4 तरीके से फील कर सकते हैं, इसको 4 तरीके से, इसको 4, और तो 4 डिजिट का नंबर बनाना था, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी एंड ये भी, तो इन चारों का मल्टीप्लीकेशन, तो 256। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीजें देखेंगे। इसी में नंबर्स में अभी तो हमने बस रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है वो एग्जांपल देखे हैं, बाद में डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, वो सारे एग्जांपल्स भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। क्या कह रहे हो, अगर हम n डिजिट लेते हैं और n डिजिट का नंबर बनाना होता है तो पॉसिबल नंबर्स n की पावर n, बिल्कुल सही। अगर सिर्फ बोला गया है कि n डिजिट्स है एंड n प्लेसेस है और हमें n डिजिट का नंबर बनाना है ना, n डिजिट से और उससे n डिजिट का नंबर बनाना है। वैसे n डिजिट तो होंगे नहीं, ध्यान रखना, पहली बात तो डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। n डिजिट वहां पे मत बोल देना, डिजिट्स होते हैं 10 सिर्फ, 0 to 9 उनको ही डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। 11 को डिजिट नहीं कह सकते हो तुम लोग, ठीक है, मैं बता दूंगा, ये रिपीटिशन वाला बाद में फैक्टोरियल में आएगा फिर से, ठीक है। ये क्लियर है आज जो हुआ है, किसी को कोई डाउट sir. इसमें? तो ध्यान रखो, बाइनोमियल कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद घूमने का भी मौका तुम लोगों को मिलेगा 2 साल के बाद, फिर घूमना, गोवा क्या जाओगे, घूमो, फिर फॉरेन ट्रिप करके आओ, लेकिन पहले मैथ्स की बुक उठाओ, ठीक है। सर आप ऑफलाइन क्लासेस लेने वाले हो क्या, मतलब हम उधर आके आप पढ़ सकते हैं? ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ता है और सुबह गैप भी आधे घंटे, देखता हूँ मैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। यस सर। हाँ तो कंट्री में 10 की पावर 10 फोन नंबर्स रहेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अर्थात अब स्टार्टिंग 0 से भी हो सकती है ना नंबर, टेलीफोन नंबर की, तो रहेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही था।